जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम एनिमल फिजियोलॉजी के बारे में उसकी जनरल टर्म्स और कॉन्सेप्ट के बारे में उसकी शुरुआत देख रहे थे और आज इसका सेकंड लेक्चर है। तो इसमें हम देखेंगे, हमने इससे पहले कुछ जो चीज़ें हैं वो पढ़ी थी जिसमें होमियोस्टेसिस एंड सो ऑन थी कि उनकी सिर्फ डेफिनेशन आगे हम देखेंगे होमियोस्टेसिस कहते किसको हैं, और अभी हम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ करेंगे। लाइफ हम कहते किसको हैं और किस जानदार को हम किस चीज़ को हम जानदार कहेंगे और लाइफ के करेक्टरिस्टिक क्या हैं। उसमें ऑर्गेनाइजेशन है उसकी, ठीक है, और किस तरह से ऑर्गेनाइज है वो। उसमें जो लाइफ के करेक्टरिस्टिक हम पढ़ते हैं उसमें सेलुलर कॉम्पोजिशन हमने ये पहले बात कर ली थी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है सेल से बने हैं, तो उनकी कॉम्पोजिशन क्या है, मेटाबॉलिज्म क्या है, ये हम देखेंगे आगे। और ये वो टर्म्स हैं या वो टॉपिक्स हैं जो अभी हम उनको शुरुआत में डिस्कस कर रहे हैं और आगे डिटेल के अंदर जाएंगे। तो मेटाबॉलिज्म के दो हिस्से होते हैं, एक को एनाबॉलिज्म कहते हैं और कुछ को कैटाबॉलिज्म कहते हैं। बॉडी के अंदर बहुत सारे जो कंपाउंड्स हैं, जो केमिकल्स हैं, बनते रहते हैं और कुछ जो टूटते रहते हैं। जो कंपाउंड्स का बनना है उसे हम एनाबॉलिज्म कहते हैं और जो उनका टूटना है उसे कैटाबॉलिज्म कहते हैं। और उसके बाद एक्सक्रीशन है। इसमें कुछ जब जो ये मेटाबॉलिज्म के अंदर कुछ बाई प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होती हैं जिनको बॉडी को निकालना होता है, तो वो उसको हम एक्सक्रीशन कहते हैं। जो अनवांटेड या स्लाइटली वो नुकसानदेह होती हैं बॉडी के लिए चीज़ें, उनको बाहर निकालना, उसको हम एक्सक्रीशन कहते हैं। ये एक पूरा सिस्टम होता है बॉडी के अंदर। और एक्सक्रीटरी सिस्टम जब हम पढ़ेंगे तो उसको आप देखेंगे कि बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव है। रिस्पॉन्सिवनेस एंड मूवमेंट, किस तरह से स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। स्टिमुलाई होती है एनवायरनमेंट के अंदर चेंज जो हो रही है। एनवायरनमेंट के अंदर चेंज किस तरह की हो सकती है, मसलन टेम्परेचर बदल सकता है, कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, या आपकी जो है वो गर्मी है, सर्दी है, ये हमने कर लिया। उसके बाद स्टिमुलाई जो है वो वाटर कंटेंट बॉडी के ज़्यादा हो सकते हैं किसी जगह पे आपके, या कम हो सकते हैं। इसी तरह से जो डिफरेंट स्टिमुलस हैं उनको स्टिमुलस हम कहते हैं चेंज इन द एनवायरनमेंट, तो उसको बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है। इवन एनवायरनमेंट के अंदर फूड अगर कम हो जाता है तो बॉडी उसको कैसे रिस्पॉन्ड करती है, और अगर ज़्यादा है तो किस तरह रिस्पॉन्ड करती है। तो ये इसको आप अगर ज़्यादा अच्छी तरह याद रखने के लिए आप यूँ देखेंगे टेम्परेचर में जो फ्लक्चुएशंस होती हैं, सीज़न चेंज होते हैं, मौसम चेंज होता है, तो बॉडी किस तरह से उसको रिस्पॉन्ड करती है। ये वैसे हो जाती है अगर किसी वजह से चेंज, तो बॉडी रिस्पॉन्ड करती है। तो बॉडी के अंदर पूरे सिस्टम्स हैं जो उनको चेंज करते हैं अपनी पोजीशन को, वो एक्टिवेट होते हैं या डीएक्टिवेट होते हैं। तो ये हम देखेंगे कि नेगेटिव पॉजिटिव होमियोस्टेसिस का क्या क्या मतलब होता है। होमियोस्टेसिस है, होमियोस्टेसिस का मतलब ये है कि जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो उसको मेंटेन बॉडी रखती है। उसका बेस्ट एग्जांपल जो है वो आपकी बॉडी का टेम्परेचर है। बॉडी टेम्परेचर वो हमने कहा था कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड या एक आध डिग्री आगे पीछे हो सकता है, और अगर फ़ारेनहाइट में देखें तो 98 है और 96 हो सकता है, 98 हो सकता है। इससे ज़्यादा या कम होगा तो वो एबनॉर्मेलिटी हो जाएगी, और एबनॉर्मल जो फिजियोलॉजी है उसको हमने कहा था कि पैथोलॉजी कहते हैं, और वो डिज़ीज़ टाइप होती है, वो फिर नॉर्मल नहीं रहती। तो होमियोस्टेसिस की बॉडी कोशिश करती है कि अपने जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको मेंटेन किया जाए, जो उसका जिस पे भी वो बेस्ट काम करती है। उसका डेवलपमेंट है, डिफ्रेंशिएशन एंड ग्रोथ है। डेवलपमेंट में जब जो जाइगोट होता है वो तो ज़ाहिर है शुरू में एक ही तरह का होता है, उससे डिफरेंट सेल बनते हैं, उसमें माइटोसिस होना शुरू होती है, क्लीवेज जिसे कहते हैं। तो वो उससे शुरू में तो एक ही तरह के सेल बनते, उसके बाद वो सेल डिफ्रेंशिएट होना शुरू हो जाते हैं, सेल डिफरेंट तरह के हो जाते हैं। आप देखिए अगर ह्यूमन की बात करें तो फिर उसके बाद उनमें
जो लिवर सेल कुछ बनना शुरू हो जाते हैं, कुछ जो हैं वो हार्ट सेल बनना शुरू हो जाते हैं, कुछ जो है वो स्किन सेल बनना शुरू हो जाते हैं। तो सेल के अंदर डिफ्रेंसिएशन है और फिर उन एनिमल जो है उसकी ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। सिंगल सेल से वो फिर डबल 2 सेल होता है क्लीवेज के अंदर, फिर मल्टीपल सेल, और डिफ्रेंसिएशन और ग्रोथ उसकी साथ साथ हो रही होती है। सेल्स का साइज़ भी बढ़ता है, नंबर ऑफ सेल भी बढ़ते हैं, और उसके बाद उसके अंदर उनकी टाइप्स भी चेंज होती हैं। तो इसको हम कहते हैं डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में सिर्फ वज़न का बढ़ना या बॉडी का बढ़ना नहीं, उसमें सेल्स की जो तादाद है वो भी बढ़ती है और उसमें डिफ्रेंसिएशन भी होती है। ठीक है, डिफ्रेंसिएशन का मतलब है कि डिफरेंट ऑर्गन्स के सेल डिफरेंट तरह के बनते हैं। शुरू में तो बिल्कुल एक जैसे होता है ना ज़ाइगोट, तो वहीं से फिर जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल डेवलप होते हैं जिसे हम डिफ्रेंसिएशन कहते हैं। रिप्रोडक्शन है, उसके बाद वही जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने जैसे ऑर्गेनिज्म और प्रोड्यूस करते हैं, और एवोल्यूशन है, जनरेशन टू जनरेशन जो एनिमल्स हैं वो चेंज होते रहते हैं विद म्यूटेशंस एंड मैनी अदर थिंग। आपको पता है कि ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन ये इसमें क्रॉसिंग ओवर जो होती है उसमें भी चेंज होते हैं, तो उसको हम एवोल्यूशन कहते हैं। तो ये बाज़ार सिंपल टर्म्स हैं लेकिन इनके कॉन्सेप्ट को आपने याद रखना है। उसके बाद फिजियोलॉजिकल वेरिएशंस हैं, जो फिजियोलॉजी को हमने कहा था नॉर्मल फंक्शनिंग जो होती है बॉडी की, उसको हम फिजियोलॉजी कहते हैं। और फिजियोलॉजिकल वेरिएशंस क्या हैं, जो हमारे नॉर्मल फंक्शन हैं वो डिफरेंट तरह के हैं। उसमें सेक्स है, जिसमें जो न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस करते हैं ऑर्गेनिज्म। एज है, एज आहिस्ता आहिस्ता शुरू में जो एनिमल हैं वो उनकी एज कम होती है, बढ़ते जाते हैं, और उसके बाद उनकी फिजियोलॉजी भी चेंज होती है बेसिकली। डाइट है, डाइट में वेरिएशंस आती हैं, मुख्तलिफ ग्रुप्स की भी और हैं, और जो एक ही ग्रुप के एनिमल हैं उसमें भी चेंज आती रहती हैं। जो छोटे बच्चे हैं उनकी डाइट और होती है, जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं और होती जाती है। इसी तरह से एनिमल्स में इंसान की डाइट और है, अगर आप बर्ड्स की देखें तो और है, तो इस तरह से चलता जाता है। तो ये डाइट की वेरिएशंस हैं। वेट है, कम ज़्यादा होता रहता है, मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म में भी ये फ़र्क है, और अगर ह्यूमन की बात करें फिर भी। और फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं वो भी चेंज होती रहती हैं, कुछ जो हैं वो एक्टिव होते हैं एनिमल, कुछ नॉन एक्टिव होते हैं। टिपिकल फिजियोलॉजिकल वैल्यूज़ रेफरेंस टू मैन, ये इंसान की उन्होंने एग्ज़ाम्पल दी है, और उसमें कहा कि टिपिकल फिजियोलॉजिकल वेरिएशंस वैल्यूज़ क्या हैं, क्या किस जो ह्यूमन बीइंग है उसका किस एज में कितना वेट होगा और वो कितनी एनर्जी उसको चाहिए। ये 2 रेफरेंस उन्होंने लिए हैं। तो अगर रेफरेंस इसमें मैन को लिया जाए, ठीक है, आदमी, और उसमें 22 ईयर उसकी एज है, 22 साल का अगर बंदा है तो 154 उसकी पाउंड्स उसका वज़न होगा तकरीबन। आप यूँ समझ लें कि 72 kg के करीब, ठीक है ना। सो लाइट फिज़िकल एक्टिविटी, और वो क्या करता है कि वो बहुत बस मुनासिब सी एक्टिविटी करता है, बहुत स्टर्नस एक्सरसाइज नहीं करता। और उसके बाद कंज्यूम्स 2800 किलो कैलोरी पर डे, 2800 किलो कैलोरीज, दिस इज नॉट अ कैलोरी, दिस इज किलो कैलोरी। कैलोरी होती है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर, और किलो कैलोरी होती है अमाउंट ऑफ एनर्जी जो फूड के अंदर होती है, जो हम खाते हैं या किसी भी तरीके से हम लेते हैं, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ या 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर। इसलिए किलो का मतलब, के का मतलब किलो होता है और इसका मतलब 1000 है। तो 1 किलो कैलोरी में 1000 कैलोरीज होती हैं। कैलोरीज भी बोलते हैं हम कैलोरी कह देते हैं, तो इसको बेसिकली कैलोरीज बोलते हैं, ठीक है। तो ये पर डे के हिसाब से होते हैं। अगर हम वुमेन को रेफरेंस रखें, ख़वातीन में ज़रा थोड़ा सा ये कम, उनके अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो कम होती हैं, सेम एज़ मैन एक्सेप्ट 120 पाउंड्स। 22 साल की अगर ख़ातून है तो उनमें 122 पाउंड, ये तकरीबन आप यूँ समझ लें कि 62-63 kg के करीब उनका जो है वो ये 64 के करीब वज़न होगा।
और 2000 किलो कैलोरी वो यूज़ करेंगे, ठीक है जी। और ओवर मेडिकेशन ऑफ एल्डरली का, ये एल्डर्स जैसे जैसे बूढ़े होते जाते हैं उनको और मेडिकेशन की ज़रूरत होती है, उन्हें दवाइयाँ हुई चाहिए, उन्हें केयर चाहिए, उन्हें टू मेंटेन द होमियोस्टेसिस। आपने देखा होगा उनको ब्लड प्रेशर कायम रखने के लिए भी आपको कोई ना कोई गोलियाँ लेना पड़ती हैं। नेक्स्ट टाइम जिसको हम बहुत डिस्कस करते हैं होमियोस्टेसिस है, और होमियोस्टेसिस हमने कहा था इंटरनल एनवायरनमेंट बॉडी का जो है वो है द बॉडीज़ एबिलिटी टू डिटेक्ट चेंजेस, एक्टिवेट मैकेनिज्म्स दैट कंपोज इट and thereby maintain relatively stable internal environment. तो ये बेसिकली जो चेंजेस आती हैं बॉडी उसको डिटेक्ट करती है, बाहर अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो वो किस तरह से उसने मेंटेन करना है। उसमें हम आगे देखेंगे वेज़ोडाइलेशंस होती हैं, और उसके बाद जो ब्लड फ्लो है उसमें चेंज आती हैं, और उसके बाद स्वेट है, हमें पसीना आता है, एंड मैनी अदर थिंग्स। एक उसका तो ये बॉडी के अंदर जो मैकेनिज़्म है होमियोस्टेसिस, बेसिकली हम कहते हैं टू मेंटेन द इंटरनल बॉडी एनवायरनमेंट एट ए कांस्टेंट लेवल। उसमें टेम्परेचर का भी मैंने आपको बताया, ब्लड प्रेशर है, एंड मैनी अदर थिंग्स। क्लॉड बर्नर्ड ये 1813 to 78 में ये साइंटिस्ट था, इसका नाम था क्लॉड बर्नर्ड, और उसने ये कहा था कि कांस्टेंट इंटरनल कंडीशंस रिगार्डलेस ऑफ द एक्सटर्नल कंडीशन, ये उसने उसकी एग्जाम दी थी कि बाद जब जितनी मर्जी चेंज आती है तो इंटरनल एनवायरनमेंट जो है वो कांस्टेंट रहता है। उसने टेम्परेचर की ही मिसाल दी है जो अभी हमने दी है। और वाल्टर कैनन ने ये कहा था 1871 to 1941, ये उसके बाद का साइंटिस्ट था, उसने कॉइन्ड द टर्म होमियोस्टेसिस। तो उसने बेसिकली इसको होमियोस्टेसिस नाम जो था वो इस वाल्टर कैनन ने दिया था। और स्टेट ऑफ द बॉडी fluctuates dynamic equilibrium with the limited range around a set point। तो वो ये कहता है कि जो बॉडी के जो इंटरनल एनवायरनमेंट उसमें जो चेंज आ सकती है वो एक बहुत महदूद सी आती है। जैसे हम ये कहते हैं कि जो टेम्परेचर है वो आपका जो इंटरनल टेम्परेचर की बात हो रही है वो 37 या 38 हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, और 98 या 96, उससे आगे पीछे जाएगा तो बीमारी हो जाएगी। ब्लड प्रेशर हमारा हमने कहा था ये 80 पे 120 है, वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 82, 83, 84, और उधर से 120, 123, 24 हो सकता है। उससे ज़्यादा होगा तो वो फिर एबनॉर्मेलिटी डेवलप हो जाएगी, डिजीज़ फॉर्म। नेगेटिव फीडबैक लूप, ये इसको हम देख लेते हैं। ये ह्यूमन बॉडी का नहीं है बल्कि जनरल किसी भी को कमरा है वहाँ है तो उसका टेम्परेचर जो है रूम टेम्परेचर फॉल्स टू 66 डिग्री सेंटीग्रेड चलता है। तो हम क्या होता है कि उसमें अगर थर्मोस्टेट एक्टिवेट फर्नेस, ये आप समझ लें कि एक तरह से एक सेंसर है, जिसने सेंस किया, उसने जो फर्नेस है उसको चला दिया और उसमें से हीट आउटपुट हुई और वो 70 डिग्री सेंटीग्रेड में, 70 डिग्री में जब हुआ तो उससे ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा भी होगा। तो उसके बाद फिर एक जो सेंसर है वो ऑन हो जाएगा, वो थर्मोस्टेट को ऑफ करने के लिए होगा। तो ये इस तरह से जो मेजर टेम्परेचर है वो 70 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब रहेगा। तो बॉडी के अंदर भी यही सिस्टम है कि वो एक ख़ास रेंज तक जब टेम्परेचर बढ़ जाता है या कोई भी पैरामीटर बढ़ता है तो फिर बॉडी के जो सेंसर है वो ऑन हो जाते हैं, वो कुछ फंक्शंस को ऑन करते हैं और वो फिर अपनी जगह पे आ जाते हैं। जैसे ही आ जाते हैं तो फिर वो जो रिवर्स है वो शुरू हो जाता है और वो बंद हो जाते हैं अपनी जगह पे, और जैसे ही नीचे की तरफ जाते हैं तो फिर ऊपर, अगर थोड़ा ऊपर चला जाए तो फिर और सेंसर ऑन होते हैं, उसको नीचे कर देते हैं। तो ये एक डायग्राम उसी को ही उसने बयान किया है कि आप देखें कि फर्नेस टर्न ऑफ एट 70 डिग्री सेंटीग्रेड फर्नेस ऑफ हो जाएगी, और अगर ये 66 हो जाएगा तो ये फर्नेस ऑन हो जाएगी, ठीक है। और 68 एवरेज है, यहाँ पर फर्नेस बंद रहेगी। तो यही उसने उसको ज़रा ग्राफिकली बता दिया है। ये नेगेटिव फीडबैक इन ह्यूमन थर्मो रेगुलेशन, ये ह्यूमन की बात उसने, पहले तो मशीन की बात की, अब इंसान की बात की। तो इंसान में क्या होता है कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड उसका है और ये मेंटेन रहता है, ठीक है। और अगर 37 से ज़्यादा हो जाता है तो वेज़ोडाइलेशन हो जाती है। वेज़ोडाइलेशन क्या है
कि उसमें जो आपके ब्लड वेसल्स हैं वो थोड़े फूल जाते हैं, वो थोड़े डायलेट कर जाते हैं, जिससे एनर्जी जो है या हीट जो है वो खारिज होती है बॉडी से, तो बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है। चूँकि 37 से ज़्यादा है तो बॉडी ने उसको 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 96 फ़ारेनहाइट पे कायम रखना है। तो वो, और अगर वो कम हो जाता है तो वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, तो जो आपके ब्लड वेसल्स हैं वो सिकुड़ जाते हैं, हीट को प्रिजर्व कर लेते हैं, ठीक है, तो बॉडी का टेम्परेचर फिर मेंटेन रहता है। तो ये दो चीज़ें एक मतलब दो चीज़ें, सिर्फ ये दो ही फैक्टर नहीं होते, बहुत सारे दूसरे फैक्टर भी होते हैं, लेकिन ये दो मेजर फैक्टर्स हैं, पसीना है एंड मैनी अदर थिंग्स जो है वो भी है, और शिवरिंग है, उससे भी जो हीट है वो प्रोड्यूस होती है, और जो पसीना है उससे जो है वो खारिज होती है। तो बेशुमार, ये सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल उसने दी है कि ये बॉडी के अंदर वेजो डायलेशन और वेजो कंस्ट्रिक्शन शुरू हो जाती है, तो बॉडी मेंटेन करती है उसको। ये सेंसर हैं, सेंसर ब्रेन को जो है वो भेजते हैं, एक तरह से पैगाम भेजते हैं, और उससे जो है वो बॉडी का टेम्परेचर जो है वो ठीक होता है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। कल हम नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर देखेंगे, तो आप जो है वो उसको याद रख लीजिए। जो अभी आज हमने पढ़ा है यही काफ़ी है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हम इसको चलता जाएगा काम, और आप देख